अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज नसीम जुल्फ़िकार। और आज के इस लेक्चर में आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर जो है वो सॉल्व करूंगा। इससे पिछले मैंने फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया है आदम जी का। और डिफरेंट कॉलेजेस के जिस तरह से प्रीलियम पेपर्स हो रहे हैं, तो मैं जो है वो आप जानते हैं कि हर ईयर जो है वो डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर मैं सॉल्व करता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको आइडिया हो जाए कि बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर किस तरह से आएंगे, और अपनी प्रैक्टिस भी उनकी एमसीक्यूज वगैरह के साथ साथ जो है वो होती रहे। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर है जो यहाँ पर आपको वीडियो में शो हो रहा है आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का। तो इससे पहले कि मैं लेक्चर को स्टार्ट करूँ, तो आप तमाम स्टूडेंट जो हैं वो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये नोट डाउन कर लें, 0300-215-2272। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको मेरी कोई गाइडेंस रिक्वायर है, आपको नोट्स चाहिए या सॉल्व टारगेट पेपर चाहिए केमिस्ट्री के, इंग्लिश के या किसी भी सब्जेक्ट के, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे मैं आपको जो है वो आपको रेलेवेंट मटेरियल आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, 17 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो वन बाय वन तमाम एमसीक्यूज़ को मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, कूलिंग अप्लायंसेस लाइक एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर्स आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। तो कूलिंग अप्लायंसेस जो हमारे पास होते हैं सारे, वो किस प्रिंसिपल पे एक्ट करते हैं, तो वो जूल थॉमसन इफेक्ट पर वर्क कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास जूल थॉमसन इफेक्ट। ये जो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आया है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 से आया है, गैसेस से। ठीक है, तो मैं चैप्टर भी आपको बताता जाऊंगा कि इस चैप्टर से कौन से एमसीक्यूज हमारे पास आ रहे हैं। सेकंड है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन C2H4 मॉलिक्यूल। अब C2H4 जो मॉलिक्यूल हमारे पास है, ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा? इथाइन का मॉलिक्यूल है। और इथाइन के मॉलिक्यूल में कार्बन हमारे पास जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो इसका sp2 हमारे पास आंसर हो जाएगा। दिस इज एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, कोवेलेंट बॉन्डिंग। थर्ड है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डैश। अच्छा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हमारे पास होता है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 9, केमिकल काइनेटिक्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट हमारे पास होती है रेट कांस्टेंट की, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मीटर मोलरिटी पर सेकंड। तो ये मोलरिटी पर सेकंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हमारे पास यूनिट हो गई रेट कांस्टेंट की। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट से मुराद कैपिटल के की यूनिट यहाँ पर बात की जा रही है, तो के की यूनिट हमने यहाँ पर बताई है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है पार्ट्स पर ट्रिलियन मीन्स डैश। पार्ट्स पर ट्रिलियन का क्या मतलब होता है? तो ट्रिलियन यहाँ पर क्या होता है, बस ये आप देख सकते हैं। तो दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 10, क्योंकि पार्ट्स पर ट्रिलियन या पीपीटी ये कंसंट्रेशन को बताने का तरीका है। तो अगर हम इसको इस तरह से कर लें कि जैसे 1 लिखते हैं, दिस 1, देन 10, 100, 1000, दिस इज 1000, देन 10,000, 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन। तो अब कितने जीरोस हैं आप देख सकते हैं 1 के बाद। तो दैट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये पार्ट्स पर ट्रिलियन का मतलब हो गया 10 की पावर 12। तो दैट्स सो इजी। तो ये तो हमारे पास पार्ट्स पर ट्रिलियन है। इसी तरह से पार्ट्स पर बिलियन कहलाएंगे पीपीबी, तो ये 10 की पावर 9 होती है। या पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगा तो पीपीएम, तो ये हमारे पास 10 की पावर 6 होती है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, इफ थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ अ कंपाउंड इज 20 ग्राम, its actual yield is equal to 16 ग्राम, then percentage yield of the compound is dash। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हमारे पास आ रहा है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, स्टेशियोमेट्री का न्यूमेरिकल है। परसेंटेज यील्ड आपको बतानी है। तो अगर हम फार्मूला देखें कि परसेंटेज यील्ड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, तो ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, तो एक हमारे पास ऊपर हमारे पास आएगा दैट इज एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड ऊपर आएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे भाई? 100 से। तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास है दैट इज 16, थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास है 20, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट 16 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 80 हमारे पास आ गया। तो 80 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है एमसीक्यू 6 है, अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन दिस। ये हेबर प्रोसेस है।
द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड इज डैश। तो ये एमसीक्यू नंबर 6 जो हमारे पास है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मैक्सिमम यील्ड जो अमोनिया की हमारे पास आएगी तो वो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर आएगी, ठीक है। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, चूंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, और रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा है प्रोडक्ट से तो फिर हाई प्रेशर करना पड़ेगा। ये ली चैटलेट्स प्रिंसिपल के टॉपिक्स हैं, ये जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है हेबर प्रोसेस, ये एमसीक्यूज वहाँ से आया है। 7th है, दिस इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। दिस एमसीक्यूज इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 से ये एमसीक्यूज आया है कि ये जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। देखो दो चीज़ें होती है, एक स्टेट फंक्शन होता है और एक पाथ फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन वो है जिसका इनिशियल और फाइनल पॉसिबल हो, और पाथ फंक्शन का इनिशियल और फाइनल पॉसिबल नहीं होता। तो ये जो वर्क है ये हमारे पास एक स्टेट फंक्शन नहीं होता, बल्कि वर्क इज एक्चुअली अ पाथ फंक्शन। जो इनिशियल और फाइनल जिसका हमारे पास नहीं होता, जो पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर नहीं, वो क्वांटिटीज हमारे पास पाथ फंक्शन कहलाती हैं। नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन। इसमें से कौन सा हमारे पास बफर सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो बफर सॉल्यूशन में याद रखें कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं आता। ये NaOH और HCl, दिस इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन बिकॉज NaOH हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी एक स्ट्रॉन्ग, ये हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं होता, ठीक है। वीक एसिड्स और वीक बेसिस से हमारे पास बफर सॉल्यूशन बनते हैं जो कि पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं। 9th है, द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इन द फॉलोइंग इज डैश। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी इन तमाम में से, तो जिसका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा, तो HF यहाँ पर होगा। चूंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और फ्लोरीन की 4.0 है, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो ये HF हमारे पास हो जाएगा, बिकॉज सबसे बड़ा डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इसी में आएगा, और इसी का हमारे पास हाईएस्ट एनिक कैरेक्टर भी आ जाएगा। 10th है, डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 सॉलिड स्टेट। तो डायमंड जो है वो एग्जाम्पल किसकी हमारे पास है, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो डायमंड हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड है, ठीक है, जिसको हम नेटवर्क सॉलिड भी कह सकते हैं। 11th है, लीस्ट एंट्रोपी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ वाटर। तो दिस इज अगेन चैप्टर नंबर 11 से एमसीक्यूज है ये थर्मोकेमिस्ट्री से, कि सबसे कम एंट्रोपी किस में पाई जाएगी। एंट्रोपी किसे कहा जाता है, एंट्रोपी कहा जाता है डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। तो सबसे कम एंट्रोपी हमारे पास सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, गैसेज में सबसे ज़्यादा होती है। तो सॉलिड स्टेट में इन तमाम में से क्या हमारे पास है, जो आइस हमारे पास है, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा, क्योंकि आइस हमारे पास सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। 12 गैल्वेनाइज्ड रॉड ऑफ आयरन इज कोटेड विद डैश। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन, रॉड ऑफ आयरन किसे कहा जाता है, तो ये कोरोजन से प्रिवेंशन करने के लिए करते हैं। तो जिंक से जब हम आयरन को कूट कर देते हैं तो ये हमारे पास जो है वो गैल्वेनाइज्ड रॉड ऑफ आयरन कहलाता है। गैल्वेनाइजेशन ये प्रोसेस होता है जिससे आयरन जो है वो रस्टिंग से बच जाता है। 13th है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 2 dm cube ऑफ 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ इट। दिस इज अगेन फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स। कह रहे कितने मोल NaOH के प्रेजेंट होंगे 2 dm cube 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन में उसके, ठीक है। तो यहां पर मोल्स हमें बताने हैं, ओके, 2 dm cube 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ इट, ओके। तो देखो मोलरिटी हमारे पास क्या होता है, मोलरिटी हमारे पास बराबर होता है मोल पर dm क्यूब। ये हमारे पास मोलरिटी होता है। मोल्स बताने तो मोल बराबर किसके हमारे पास हो गया, दैट इज मोलरिटी इनटू dm क्यूब। तो मोलरिटी हमारे पास है 1 मोलर, dm क्यूब हमारे पास 2 है, तो 2 मोल हमारे पास इसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व इट। MCQ 14 है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ शुगर आर अप्रोक्सीमेटली डैश। 1 मोल शुगर में कार्बन एटम कितने होंगे, ये बुक का MCQs है। 1 मोल शुगर में कार्बन के कितने एटम्स पाए जाएंगे। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मोल शुगर में कार्बन के मॉलिक्यूल तो हमारे पास Na होंगे, Na को हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 12 से कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कार्बन 12 है एक मॉलिक्यूल में, तो Na इंटू 12, अब ये 12 Na हो जाएगा,
ओके, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। 6.02 एक्सपोनेंट 23 और ये हमारे पास 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7.224 करके आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 15th है, तो ये जो एमसीक्यूज था हमारे पास, ये तो चैप्टर 1 से आ गया हमारे पास, एवोगाड्रोस नंबर से। 15th एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? अगर आप इसमें देखेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूँ, Na एंड कैल्शियम, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे। सोडियम में 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कैल्शियम, सॉरी नॉट 23 उसका हमारे पास जो है वो हमारा ये हो गया ना, 23 उसका एटॉमिक मास हो गया। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें जो है वो 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कैल्शियम में। 16th है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिबाई एंड कूलम मीटर। दिस इज चैप्टर नंबर 3। डिबाई और कूलम मीटर में क्या करेक्ट रिलेशन हमारे पास जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो एक डिबाई हमारे पास किसके बराबर होता है? 3.335 10 की पावर माइनस 30 कूलम मीटर। यस, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 17th है, इन NaCl ईच Na प्लस इज सराउंडेड बाय Cl माइनस आइन इन दिस नंबर। तो 6 हो जाएगा हमारे पास। ये हर Na प्लस 6 Cl माइनस से सराउंड होता है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 सॉलिड स्टेट। तो बेटे ये सारे एमसीक्यूज यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करा दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। अब आते हैं सेक्शन बी पर। इसको मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा, बस आपको बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन हमारे पास कहाँ से आया है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। पहला क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन द फॉलोइंग का है। तो 5 डेफिनेशंस, तो 4 नंबर के वैसे 5 डेफिनेशन, अच्छा एनी 4 डिफाइन करने किसी 4 को। एब्सोल्यूट जीरो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 से आया है। लिमिटिंग रिएक्टेंट चैप्टर 1 की डेफिनेशन है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चैप्टर नंबर, ये आपको जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चैप्टर नंबर 5 में आपको मिलेगा, ये लिक्विड्स में। बॉइलिंग पॉइंट भी चैप्टर 5 में मिलेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चैप्टर 12 में मिलेगा। तो ये डेफिनेशंस अलग अलग चैप्टर से आती हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, जिसमें अलग अलग चैप्टर से हमारे पास डेफिनेशन आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास। और करके डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड नंबर फर्स्ट सॉलिड के बीच में। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 से है ये। लाइन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में डिफरेंस है, चैप्टर नंबर 2 से है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चैप्टर नंबर 12 से है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड चैप्टर नंबर 3 से। तो ये डिफरेंसेस किसी दो को जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये और करके आया इसके साथ है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 हमारे पास जो है वो, जो क्वेश्चन हमारे पास आया है ये एक न्यूमेरिकल हमारे पास है, और ये न्यूमेरिकल हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से आया है, स्टेशियोमेट्री से। ये बुक के न्यूमेरिकल हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से, ठीक है। तो ये जो 2 का टॉपिक हमारे पास है, दिस इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के टॉपिक में आप मेरे लेक्चर में आप उसकी सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी हो जाता है, मास गिवन है और वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा, चूँकि मैंने मल्टीपल टाइम इसको सॉल्व करवा दिया है और ये मेरे लेक्चर्स के अंदर पूरी तरह से मौजूद है। तो आपको कहाँ कहाँ पर ये लेक्चर मिल जाएगा, बस मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे बुक के क्वेश्चन है जो आदम जी साइंस कॉलेज में आए हुए हैं। थर्ड है स्टेट N+L एंड होन्स रूल एंड राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो होन्स रूल स्टेट करें। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन 3 है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये रूल्स हैं, लाजमी याद रखें। N+L रूल पूछा जा रहा है, हंस रूल पूछा जा रहा है। टोटल 4 रूल्स होते हैं। तो 2 रूल्स पूछे जा रहे हैं 2 नंबर के, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया। Cl माइनस का Z = 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपको इसमें कितने 18 लगाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ Cl माइनस का, ये आसान है। तो यहाँ देख लें, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो ये हमारे पास हो गया। इसी तरह से कॉपर का जब हम करेंगे 29, तो इसमें एक्सेप्शन आती है। किस तरह से आती है? 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 फिर 4s2 के बजाय 4s1 और 3d10 कर देते हैं। तो ये 4s के इलेक्ट्रॉन डी पे जम मारते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो ये इस तरह से थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे पास आया है, ये जो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ड्रॉ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 से है ये हमारे पास। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का जो है हमारे पास है वो आपको
ड्रॉ करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और उसकी MOT इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है N2 मॉलिक्यूल की। तो ये चैप्टर 3 के लेक्चर में आपको मिल जाएगा कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 5 हमारे पास जो है वो दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 से ही है ये। सो लिक्विड से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ये आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये पूछे जा रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है और हाउ इट इज एस्टेब्लिश्ड, गिव इट्स 3 एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। तो ये आपको चैप्टर 5 में मिल जाएगा मेरे लेक्चर्स के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कंप्लीट डिटेल। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आराम से क्वेश्चन। और इसकी जगह और करके आप एक और सवाल कर सकते, रिफाइंड यूनिट सेल, हाउ कैन यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ Na+ एंड Cl- आयन इन यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर, ये चैप्टर नंबर हमारे पास जो है वो 6 से आया हुआ सॉलिड स्टेट से। बट ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है तो इट्स बेटर टू लीव आउट दिस क्वेश्चन बिकॉज इसका जो डायग्राम है इसकी वो काफ़ी डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपको फिर भी देखनी है तो चैप्टर 6 के लेक्चर में आप मेरे देख सकते हैं कंप्लीट, ये मैंने इस क्वेश्चन वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। यूनिट सेल को जो डिफाइन किया जा सकता है लेकिन साथ में Na+ और Cl- को भी आपको बताना है कि सोडियम क्लोराइड के अंदर वो कितने पाए जाते हैं Na+ Cl- आयन, उनके नंबर बताने हैं। नंबर 6 से सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग। तो ये pH का न्यूमेरिकल हमारे पास है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8, ये बुक का न्यूमेरिकल है। तो ये pH बताना है आपको, पहले मोलरिटी निकलेगी देन उसके बाद pH निकलेगा। तो ये आप मेरे चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल उसमें देख सकते हैं लेक्चर के अंदर, ठीक है, कैसे ये आएगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। और करके इसके एक और सवाल दिया गया, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर ये 10 से दिया गया है, ये भी बुक का सवाल है जिसमें वेट परसेंटेज आपको 60% दी गई है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो ये चैप्टर 10 में आपको मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है चैप्टर नंबर 9 से, रेट लॉ डिफाइन करें, रेट लॉ क्या होते हैं और 5 फैक्टर्स बताएं विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया इन कंसंट्रेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी आप कर लीजिएगा कि मेरे अपने टारगेट पेपर में मैंने इसको डाला है, तो लाजमी आप फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को करें। क्वेश्चन 8 है द रेट रिएक्शन ऑफ मीथेन with hydrogen sulfide gives a carbon disulfide. If Kc for the reaction is this, calculate its Kp. Kc दिया हुआ है, Kp बताना है, इसका एक बेसिक हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT डेल्टा n। इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओवरऑल। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 का है, केमिकल इक्विलिब्रियम से, बुक का न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। और करके इसमें तो रेट कांस्टेंट, अच्छा चैप्टर नंबर 9 से हमारे पास ये और करके एक और क्वेश्चन इसमें डाला गया है कि रेट कांस्टेंट दिया गया है, रेट एक्सप्रेशन लिखनी है पहली चीज़, दूसरा इनिशियल डेट बताना है और उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज डबल्ड। अब ये क्वेश्चन ओल्ड बुक से आया हुआ है, ये आउट है, ठीक है ना। इसमें शुरू के 2 काम तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर आपको रेट एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है, तो वो आप आराम से बता सकते हैं, इनिशियल डेट भी बता सकते हैं। लेकिन जब NO2 को डबल किया जाएगा तो क्या रेट हमारे पास बनेगा, तो इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो इधर पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए रेट एक्सप्रेशन से पहले तो रेट एक्सप्रेशन कह रहे हैं कि रेट एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगी कि हमारे पास ये हो गया R इज इक्वल टू K, फिर लार्ज ब्रैकेट NO2, फिर इसका स्क्वायर, ये हो गया रेट एक्सप्रेशन। दूसरा हमसे क्या कह रहे हैं, इनिशियल डेट मालूम कीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कीजिए जब कंसंट्रेशन NO2 की 0.75 मोल पर DM³ है। तो K तो हमारे पास है 1.8 एक्सपोनेंट -3 और जो कंसंट्रेशन इनिशियल दी गई वो 0.75 मोल पर DM³ दी गई है। तो नाउ जस्ट वी कैन यूज द कैलकुलेटर टू सॉल्व इट, 1.8 एक्सपोनेंट -3 देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.75, तो ये हमारे पास आ गया 1.35 एक्सपोनेंट -3। यूनिट इसकी मोलरिटी पर सेकंड या मोल पर DM³ पर सेकंड आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन जो उन्होंने दिया ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज डबल्ड। तो देखो जब NO2 को डबल करेंगे तो रेट कांस्टेंट भी हमारे पास डबल हो जाएगा, मतलब NO2 को जब डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा डबल हो जाएगा। डायरेक्टली इसमें पुट नहीं करेंगे, ठीक है, चूंकि जब NO2 को डबल किया जाएगा तो रेट भी हमारे पास डबल हो जाएगा, ठीक है। तो NO2 बल्कि NO2 सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास है, तो ये तो हमारे पास 4 टाइम्स हो जाना चाहिए, ठीक है, चूंकि NO2 को डबल करें और NO2 के रिस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर है तो 4 टाइम्स होना चाहिए।
तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बल्कि नहीं सॉरी, ये ट्वाइस ही हमारे पास हो जाएगा, ट्वाइस ही हो जाएगा। तो रेट को भी ट्वाइस कर देंगे, डबल कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1.35 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2.7 एक्सपोनेंट -3। अब रेट कांस्टेंट निकालने, के बराबर किसके हो गया, R अपॉन NO2 का स्क्वायर हो गया ये हमारे पास, ठीक है। अब R तो हो गया 2.7 एक्सपोनेंट -3 और NO2 का स्क्वायर ये हमारे पास, इसको डबल कर रहे हैं तो 0.75 का डबल हो गया हमारे पास ये 3/2 मतलब 1.5, फिर 1.5 का भी स्क्वायर ले लो अगर, दिस इज 2.25। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, दिस विल बी 2.7 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 2.25, तो ये 1.2 एक्सपोनेंट -3 मतलब उसके आसपास, उसके करीबी हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो के सेम आ गया, अच्छा 1 पॉइंट, यहाँ कैलकुलेशन में शायद कुछ मिस्टेक हमसे हो गई है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर हमने नहीं लगाया, तो ये मैंने भी चेक किया तो पता लगा मुझे। तो इस वाला से यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास चेंज हो गई, इसलिए 1.8 एक्सपोनेंट -3, फिर ये हमारे पास होगा 0.75 का, इसका स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास आएगी वैल्यू 1.01 एक्सपोनेंट -3 आएगी, तो बजाय इसके ये हमारे पास ये 1.01 होगा, 1.01 एक्सपोनेंट -3। अब इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो ये आएगा हमारे पास, दिस विल बी 2.025 एक्सपोनेंट -3। तो यहां पर हमारे पास 2.025 एक्सपोनेंट -3 हो गया। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2.25 से, क्योंकि जो उसका डबल है, तो हमारे पास देख सकते हैं हम दोबारा से, अब रेट है तो ये हमारे पास NO2 का स्क्वायर है, तो ये 0.75 का स्क्वायर, दिस इज 0.5625। तो जब हम क्या करेंगे इसमें 2.025 एक्सपोनेंट -3, जब उसको डिवाइड करेंगे 0.5625 से, तो ये हमारे पास 3.6 एक्सपोनेंट -3 हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं, यहाँ पर शायद क्वेश्चन के अंदर, तो जैसे वैसे यहाँ पर इसको हम डायरेक्टली भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर इसको अगर मैं पूरा कंप्लीट मिटा दूँ, ठीक है, तो डायरेक्टली भी हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो रेट कांस्टेंट बता रहे हैं, जब इनिशियल कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी, तो हम जानते हैं एक चीज़ के, कैपिटल के डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। इस वजह से क्या होगा, हमारे पास जो कैपिटल के है उसकी वैल्यू सेम वही रह जाएगी जो शुरू में थी, जैसे कि दैट लाइक 1.8 एक्सपोनेंट -3, तो ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह से रह जाएगी इसकी वैल्यू, तो ये हमारे पास इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 हमारे पास है, ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग पोटेशियम नाइट्रेट, द गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर। तो ये हमारे पास, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर, ये हमारे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को न्यूमेरिकल है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4,
ठीक है, ये बुक का ही न्यूमेरिकल यहाँ से, तो ये मैंने इसको सॉल्व करवाया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से, ये टॉपिक हमारे पास आया हुआ है डाल्टन्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये भी और करके आया हुआ है चैप्टर 4 से। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को स्टेट करें, रेट ऑफ डिफ्यूजन अननोन गैस का दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास बताना है, तो ये भी बुक का न्यूमेरिकल है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली मेरी वीडियोस के जरिए। क्वेश्चन 10 हमारे पास है ग्लिसरॉल वाला सवाल है, ये चैप्टर नंबर 11 से आया हुआ हीट ऑफ फॉर्मेशन का न्यूमेरिकल, ये भी बुक से न्यूमेरिकल है, फ्रॉम बुक है, तो उसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लेक्चर इसका अपलोड किया हुआ है, तो ये सेक्शन भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। फिर हम आते हैं सेक्शन सी की तरफ आते हैं। सेक्शन सी में हमें जो है वो 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एक तो हमारे पास से बोहर के एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट लिखें और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम को ड्राइव करें, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद 4th है वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट लिखें और शेप्स को बताएं मॉलिक्यूल के, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, ये भी हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन 5 है स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन, फिर केसी को ड्राइव करें। उसके बाद सिल्वर सल्फेट केएसपी की जो है वो एक यहाँ पर जो है वो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 से हमारे पास पूरा सवाल बना है केमिकल इक्विलिब्रियम से। और करके एक और सवाल दिया हुआ है चैप्टर नंबर 4 से कि आइडियल गैस क्या है एंड वाई रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ड्राइव वेन डेर वाल्स इक्वेशन फॉर द करेक्शन ऑफ वॉल्यूम प्रेशर। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर इसको दे दिया गया, काफ़ी चीज़ें ऐड करके, तो बेहतर है कि सवाल को लीव किया जाए, क्योंकि वेन डेर वाल इक्वेशन ही अपने आप में काफ़ी लंबा एक सवाल है, उसके साथ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर भी बताएं, आइडियल गैस क्या होती है ये भी बताएं, तो काफ़ी लॉन्ग है ये इसके 8 मार्क्स के लिहाज से। इसके बाद क्वेश्चन 6 है व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो देखो अभी हमारे पास 3 लॉन्ग हो गए, एक और लॉन्ग करना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10 से आ रहा है, एक्सप्लेन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आए। और करके एक और सवाल है ये चैप्टर नंबर 11 से, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टेट एक्सप्लेन करें, फिर प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन जो है वो उसको ड्राइव करें, डायग्राम बनाएं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 7 हमारे पास है चैप्टर नंबर 12 से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन करें और एक सेल डायग्राम बनाएं जिसमें जिंक हाइड्रोजन गैल्वानिक सेल का, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है। और इसके साथ चॉइस में हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग आ रही है जो भी चैप्टर 12 से आता है, तो ये बुक के सारे हमारे पास हैं जिनको आप मेरे वीडियोस में तमाम को सॉल्व किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादातर मॉडल पेपर के क्वेश्चंस के अंदर जो है वो मौजूद हैं, और बाकी एमसीक्यूज़ की सोल्यूशन मैंने आपको कर दी। तो जो भी चीज़ें अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट इसमें से नहीं आते, आप लाजमी मेरे लेक्चर को वॉच करें और उसके थ्रू आप उसको समझने की कोशिश करें। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए, टारगेट पेपर चाहिए मेरे, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे गिवन नंबर पर 030021522272 पर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।